नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे से संप्रेषण सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ और आज का विषय है भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी भारतीय नूतन शिक्षा नीति आई है और उस भारतीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति पर कितना जोर दिया गया है, उसका संक्षेप स्वरूप आज हम यहाँ पर जानेंगे। और विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अधिक से अधिक जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। निश्चित ही ये आपको ज्ञानवर्धक होंगी और हमारे भारत की बदलती हुई शिक्षा पद्धति को जानने में भी सहायक होगी। तो पहले हम विषय रखते हैं भाषा से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होता है, वरन किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान तथा उसकी प्राचीन संस्कृति की संवाहिका भी भाषा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वे अपने शासकों की बोली बोलने को मजबूर होते हैं। भाषा के बिना देश गूंगा होता है। कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी, सबका अधिगम भाषा ही है। शब्दों की ज्योति ना हो तो पूरा संसार में अंधेरा छा जाता है। तो आप इस बात से जान ही सकते हैं कि भाषा हमें हर विषय को जानने में सहायता होती है और विषय को के अधिगम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, उसको जानने के लिए भाषा की अत्यंत आवश्यकता होती है। विश्व के इतिहास पर दृष्टि डालें तो गुलामी से आज़ादी के बाद दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अपनी भाषा में अपनी प्रगति का मार्ग चुना है। इजराइल ने तो अपनी मृतप्राय हो चुकी हिब्रू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वह भाषा पूरी दुनिया में तकनीक की प्रमुख भाषाओं में शामिल है। आज हिब्रू का अनुवाद अन्य भाषाओं में लोग करने को मजबूर होते हैं। रूस ने रशियन, चीन ने चीनी, जापान ने जापानी भाषा को अपनी शिक्षा, दीक्षा तथा राजकाज की भाषा बनाया। हमारे छोटे से पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपनी भाषा नेपाली ही बनाई। भारत इसका अपवाद रहा है। तो हमें यहाँ पर जानना होगा कि भारत ने क्यों अपनी भाषा को इन सभी विषयों के अधिगम का माध्यम नहीं बनाया, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित ही इस नवीन शिक्षा नीति ने इस उद्देश्य को देखकर भी रखा है कि हमें अपनी भाषा के माध्यम से ही सभी विषयों का अधिगम छात्रों को कराना है। 4 टॉपिक्स पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर जोर दिया जा रहा है इस नूतन शिक्षा नीति में। दूसरा, भारतीय भाषाओं का संवर्धन इसके द्वारा किया जाएगा। संस्कृत को मुख्य धारा में लाने का प्रयास इस शिक्षा नीति के द्वारा किया जा रहा है और अनुभव आधारित भाषा शिक्षण भी इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य में से एक है। अनुभव आधारित एम्पिरिकल लैंग्वेज लर्निंग से अभिप्राय है। सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर जोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़ी शिद्दत के साथ इस कमी को महसूस किया गया और पहली बार भाषा की ताकत को पहचान करते हुए हिंदुस्तान को अपनी वाणी दी गई है। इस शिक्षा नीति में पहली बार शिक्षा में भाषा तथा भाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, भाषा को शिक्षा में मूल बोध, दृष्टिकोण और सृजनात्मक कल्पना के निमित्त का साधन भी माना गया है। सृजनात्मक क्षमता के निमित्त का मूल साधन भाषा हो, यह इस शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है। नई शिक्षा नीति में किशोरावस्था तक मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौलिक विचार अपनी मातृभाषा में ही आते हैं। इसलिए उस उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। विदेशी भाषा सीखने के चक्कर में मौलिक विचार समाप्त हो जाते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति में भारत के स्थान पर यूरोपीय हितों की पूर्ति हो रही थी। तो यह ध्यान रखा गया है यहाँ पर कि हम जो भी शिक्षा लाएंगे या जो भी विषय का अधिगम छात्रों को कराएंगे वह उनकी मातृभाषा में संभव हो, जिससे कि वे अपनी मातृभाषा के माध्यम से कॉन्सेप्ट को जान सकें, संप्रत्ययों को समझ सकें। सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर जोर। इस के अंतर्गत
सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर जोर। प्लेटो, अरस्तु, मैक्स मूलर आदि तो पढ़ाए जा रहे हैं, किंतु भारत के कपिल, कणाद, गौतम, शंकराचार्य, भास्कराचार्य, चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, गुप्त, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, सुब्रमण्यम भारती, तिरुवल्लुवर और अगस्त्य जैसे दार्शनिकों, शिक्षाविदों, तत्व चिंतकों की पूरी उपेक्षा हो रही है। भारतीय भाषाओं का संवर्धन। भारतीय भाषाओं का संवर्धन न हो पाने से विगत 5 दशकों में देश ने 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। भारतीय भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रभाव बनाए रखने के लिए आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। तो भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के लिए भी इस शिक्षा पद्धति में हमें जोर दिया गया है। इसका संवर्धन कैसे हो भारतीय भाषाओं का, तो उसके लिए नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए गए हैं कि भाषाओं के शब्द भंडार लगातार अपडेट होते रहें, कविता, उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव बना रहे, इनका व्यापक प्रसार, समसामयिक मुद्दों एवं अवधारणाओं पर भाषाओं में चर्चा हो, तभी भाषाओं का संरक्षण हो सकता है। विदेशी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई में यह क्रम चल रहा है, किंतु भारतीय भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के मामले में अभी तक भारत की गति काफ़ी धीमी रही है। इसके लिए भाषा शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ ही भाषाओं को अधिक व्यापक रुचि में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। इसमें संस्कृत को मुख्य धारा में लाने का प्रयास। संस्कृत चूँकि ज्ञान का स्रोत रहा है, भारतीय मनीषा, भारतीय ज्ञान पद्धति का मूल स्रोत रहा है, संस्कृत न केवल एक भाषा अपितु ज्ञान की विभिन्न भंडारों का स्रोत रहा है, अतः संस्कृत को मुख्य धारा में लाना ही चाहिए। देश की प्राचीन संस्कृत भाषा की प्रगति के लिए इसे मुख्य धारा में लाने, इस भाषा के महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विविधाओं एवं विषयों के साहित्यिक, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक प्रगति के चलते इस भाषा को उच्च शिक्षा संस्थानों में ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है, उसमें शब्द संख्या 10 करोड़ है। अंग्रेजी के मूल शब्द केवल 35,000 हैं। हिंदी के मूल शब्द 9 लाख हैं। विश्व में हिंदी करीब 85 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, जबकि अंग्रेजी मात्र 32 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। संस्कृत के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इस भाषा को पाठशाला एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखकर इसे मुख्य धारा में लाने का संकल्प किया गया है। संस्कृत केवल एक विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि उच्चतर शिक्षा में इसे माध्यम भाषा के रूप में प्रमुख स्थान देने की भी आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित करने और संस्कृत शिक्षकों की बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त सभी शास्त्रीय भाषाओं के संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करने, पांडुलिपि संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन को मजबूत बनाने के प्रयास की जरूरत पर भी बल दिया गया है। सभी भाषाओं के लिए अकादमिक स्थापित करने तथा उनके माध्यम से नवीन अवधारणाओं के शब्द भंडार तय किए जाने की योजना बनाई गई। भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था, पुरस्कार तथा भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल करने को प्रस्ताव किया गया है। अनुभव आधारित भाषा शिक्षण। स्कूली बच्चों के भीतर भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाए गए हैं। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला के क्रियान्वयन, मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षण, अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण, कलाकारों व लेखकों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण के रूप में स्कूलों से जोड़ने पर बल दिया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषाविदों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने, भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवंतता को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करने का संकल्प किया गया है। भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता की अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना भी प्रस्तावित है। ऐसा संस्थान हो जिसमें कि
अनुवाद को और उससे आए हुए तथ्यों को रखने की एक व्यवस्था की जाए। नवीन शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण अंश हम एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अंश आप इसमें जान सकते हैं, देख सकते हैं। सारांश: नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कला, संस्कृति और भाषा के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर बल दिया गया है। पहले ज्ञान और कौशल को अलग करके देखा जाता था, उसका यह शिक्षा नीति विरोध करती है। शिक्षा नीति के मसौदे के 22वें स्तंभ में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन के संबंध में पूरा खाका पेश किया गया है। इसके अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि भारतीयता को आगे रखकर यह शिक्षा नीति बनी है, जिसमें भाषा की शिक्षा पर बल दिया गया है। धन्यवाद। निश्चित ही आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें और यह बताएं कि आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से भारतीय शिक्षा नीति पर और भी वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।